अस्सलाम वालेकुम। मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे नौजवान से जिनकी मेहनत को देखकर आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। इनकी कहानी सुनकर शायद आप लोगों का भी ये दिल करे कि आप CSS करें, आप मुकाबले का इम्तिहान दें, आप कामयाब हों और किसी अच्छी आला पोस्ट के ऊपर फायज हों। तो मेरे साथ मौजूद हैं अनवार भाई। अनवार भाई पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे। अब इनका ये मिशन था कि इन्होंने आगे बढ़ना है, इन्होंने गजटेड ऑफिसर बनना है। तो अब इन्होंने CSS क्लियर कर लिया, ये अब गजटेड ऑफिसर बन चुकी हैं, एक आला ऑफिसर बन चुकी हैं। यहाँ तक पहुँचने में इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन्होंने कितनी मेहनत की, इनके रास्ते में कौन कौन सी हर्डल्स आई, तो ये जानेंगे हम अनवार भाई से। सर, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से, औसाफ की जितनी भी टीम है, आपको इन सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो वेरी मच। तो सर, सब इंस्पेक्टर से अब ऑफिसर बनने तक का सफ़र यकीनन मुश्किल होगा। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिल्कुल आपने सही फरमाया। मेरा ख़्याल है खाली CSS करने का नहीं, ज़िंदगी में आपने कुछ भी हासिल करना हो तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, रुकावटें भी आती हैं, मसाइल और मुश्किलात भी आते हैं। तो क्योंकि मैंने नौकरी के साथ CSS करना था, तो इसमें जो सबसे बड़ी एक मेरी रुकावट जो मुझे लगा हाइल रहती थी वो ये कि मैं कैसे बैलेंस कर सकूं कि अपनी ड्यूटी जो कि मैं एज अ सब इंस्पेक्टर परफॉर्म कर रहा था उसको भी पूरी तरह से परफॉर्म कर सकूं और साथ में अपनी पढ़ाई को भी जो है ना वो कंटिन्यू कर सकूं। तो वो जो उसका एक बैलेंस रखने की मुझे रोज़ जो है ना वो एक जतन करना पड़ता था, एक जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो वो एक मेरे नज़दीक जो है ना वो सबसे बड़ी रुकावट थी। वो इस वजह से था क्योंकि आपको पता है कि पुलिस की जो जॉब है उसके अंदर आसान नौकरी नहीं है वो। उसके अंदर आपका टाइम, आपको ये तो ज़रूर पता है कि आपने घर से कितने बजे जाना है, लेकिन आप वापस कितने बजे आएंगे वो आपको नहीं मालूम होता। टाइम आप जाते अपनी मर्ज़ी से हैं, आते महकमे की मर्ज़ी से हैं, या डिपेंड करता है कि काम की नेचर क्या है। तो वो एक रोज़ के लिए जो मुझे अपने लिए टाइम निकालना पड़ता था, टाइम मैनेज करना पड़ता था, वो मुझे लगता है कि वो मेरी रोज़ की जद्दोजहद थी और वो मुझे डेली करना पड़ता था। सर, आप जब ऑफिसर बन गए, आपने ये मुकाबले का इम्तिहान क्लियर कर लिया, सबसे पहली खबर आपने किसको सुनाई? सबसे पहली ख़बर मैंने अपनी वालिद और वालदा को बताई थी, और मुझे आज भी याद है कि वो मई जो है ना वो का मंथ था और लास्ट डेट थी मई की। तो जब वो रिज़ल्ट आया, चूँकि वो आपको पता है CSS का जो प्रोसेस है ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। इसमें रिटर्न का रिज़ल्ट आने से लेकर क्वालिफ़िकेशन, आपका क्वालिफ़ाई होने तक, अल्टीमेट एलोकेशन होने तक रादर, आपको तकरीबन इसमें 15 से 16-18 महीने लग जाते हैं। सो वो एक सारी जर्नी थी, और उससे पहले तैयारी की जर्नी। तो ये 2 ढाई साल का पूरा एक जो अरसा था, इसमें आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, इन सबका सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है। और जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी कामयाबी खाली आपकी कामयाबी नहीं होती, बेसिकली आपकी फैमिली की कामयाबी होती है। तो मैंने अपनी सक्सेस की खबर सबसे पहले अपनी वालदा को, और क्योंकि वालिद नहीं मौजूद थे, वो कहीं काम से बाहर गए हुए थे, तो सेकंड नंबर पे मैंने अपने वालिद साहब को कॉल करके बताया था। जब आपने अपनी वालदा को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको क्या कहा था? उन्होंने आपको मुबारक दी या फिर ये कहा कि पुत्र तेरे तो मनु ऐ ही उम्मीद थी? वालदा का नेचुरली शी वाज़ वेरी हैप्पी, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और असल में जब आप कोई जद्दोजहद कर रहे होते हैं, किसी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपके साथ जो है ना दुआओं का बहुत अमल दखल और आपकी कामयाबी में उनका हाथ होता है। तो मेरी वालदा मुझे हर उस मकाम पे जहाँ पे मैं कहीं फ़ील करता था कि, या डीमोटिवेट होता था, या फ़ील करता था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा या वर्कलोड की वजह से, तो मुझे हमेशा उनकी दुआएं साथ थी। और जब मैंने कामयाबी हासिल की तो वो उन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर जो है वो कामयाबी हासिल करोगे। और मैं जितने भी लोग आपके व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी आपने चीज़ हासिल करनी हो, कोई मंजिल आपने अचीव करनी हो, तो दुआओं का उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। और पेरेंट्स की जो दुआएं हैं ख़ास तौर पे, चूँकि पेरेंट्स एक ऐसा रिश्ता है जो कि विदाउट एनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो आपके साथ होता है। उनकी दुआएं किसी मतलब के लिए नहीं होती, बल्कि वो एक प्योर एंड सिंसियर जो है ना वो एक रिश्ता है। तो उनकी दुआओं का जो आपका साथ शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है, और नेचुरली मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे। दुआ का बड़ा अमल दखल है आप लोगों की कामयाबी में। और CSS मुश्किल बहुत है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, जिसकी मिसाल अनवार भाई हमारे सामने मौजूद हैं। सर, आप पहले सब इंस्पेक्टर थे, तो उससे यहाँ ऑफिसर बनने तक ये सफ़र कैसा है?
मतलब एक तरफ तो आपकी टफ़ जॉब, दूसरी तरफ फिर घर की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ये बड़ा औखा काम है, मतलब ऐसे नहीं कर पावांगे। उस वक़्त आपकी क्या कैफ़ियत थी? आपके माइंड में ऐसी बातें आती थी नेगेटिव, या फिर आपको मिशन था कि मैंने उस मंज़िल तक पहुँचना है? आपने बिल्कुल सही कहा कि सीएसएस इज़ टफ़ जॉब, इसको पढ़ना और साथ में और एक टफ़ नौकरी करना पुलिस की, तो ये मेरे लिए एक 2 चीज़ों के साथ एट अ टाइम जो है ना वो आई हैड टू बैटल विद। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। अब पुलिस की सैलरी भी अच्छी थी, नो डाउट अबाउट इट, और एक यूनिफ़ॉर्म की जॉब की वैसे ही भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो अगर मैं उस चीज़ को देखता कि यार मेरे पास अच्छी जॉब भी है, अच्छी सोशल रिकग्निशन भी है और मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही है, तो एक तो ख़्याल आता था कि ठीक है, क्यों मेहनत इतना कर रहा हूँ, अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है वो अपने लिए मैं करूँ रादर देन मैं स्टडी करूँ। लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का सिला अल्लाह मियाँ ज़रूर देता है, और कभी भी नेगेटिव थॉट आते थे तो मैं खुद ही ये ख़्याल किया करता था कि जब मैं कामयाब हो जाऊँगा तो मुझे इसका जो फल है वो कितना बड़ा होगा। तो वो उस अल्टीमेट गोल की सक्सेस की जो एक फीलिंग होती थी, मैं उसको हमेशा सोच कर उससे हमेशा मोटिवेट होता था जब भी मैं कोई नेगेटिव थॉट मेरे जहन में आता था। तो मुझे ये होता था कि जब मैं कामयाब हो जाऊँगा तो अल्लाह पाक और रिस्पेक्ट देगा और इज़्ज़त देगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे माशाल्लाह सर आप खूबसूरत हैं, आप हैंडसम हैं, आप स्मार्ट हैं। आपको सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में देख के जो थाने में लोग आते होंगे या फिर जो आपको देखते होंगे वो तो यकीनन खुश होते होंगे, या वो तो कहते होंगे कि यार मतलब पुलिस वाला इंज दा होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जो मेरा बैच था पुलिस में, जब मैं लाहौर में मैंने सर्व किया, तो बहुत से जो लोग अभी भी डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं और उनके बारे में पब्लिक की अभी भी यही ओपिनियन है कि वो अगर यूनिफॉर्म में ना हो तो शायद वो पुलिस वाले ना लगें, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर ये समझा जाता है कि पुलिस वाला बहुत मोटा होगा, ज़बान का शायद बदतमीज़ भी होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बैचमेट्स या और जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, मैंने इस नौकरी में रहकर ही सीएसएस किया, और इस डिपार्टमेंट के ही लोग थे जो मुझे सपोर्ट किया करते थे कई दफ़ा के पढ़ाई के लिए मैं टाइम निकाल सकूँ। तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं और लोग कहा करते थे, लेकिन अल्टीमेटली बात ये होती है कि आपका इख़्लाक़ ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और पुलिस में भी ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, उनकी नेचर ऑफ़ जॉब ऐसी है, अब अगर आप सारा दिन क्रिमिनल्स के साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो क्रिमिनल्स की लैंग्वेज पोलाइट लैंग्वेज नहीं होती है। अब अगर किसी बंदे ने खुदा ना खास्ता कोई मर्डर कर दिया है या किसी बच्चे के साथ ज़्यादती कर दी है, तो आप उसको रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं दे सकते। नॉट एज़ कि आप पुलिस वाले हैं, बल्कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपके अंदर वो नेचुरल एक टेंडेंसी आ जाती है कि आपका ट्रीटमेंट। लेकिन ओवरऑल मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अभी भी पुलिस मेरे नज़दीक बहुत अच्छा काम कर रही है। आप तो सर जितने पोलाइट लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप मुजरिम को मारते होंगे। आप तो मारने लगते होंगे, आप कहते होंगे यार कहीं मेरा अपना हाथ ना दुख जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ख़ैर, मारा तो मैंने कभी भी नहीं पुलिस को, और ये जो पुलिस के अंदर मारने वाला कल्चर है, मेरा ख़्याल है ये अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब पुलिस भी डिजिटल हो गई है, उसमें डिजिटलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मारना तो अब ऐसे भी सॉल्यूशन नहीं है, और अब का जो हमारा कानून है वो ऐसे भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और मैंने अपनी सर्विस में जितने भी थानों में रहा हूँ, मैंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, मुझे ज़रूरत ही नहीं ख़ैर पड़ी, जो फ्रैंकली। कहते हैं कि सीएसएस करने के लिए बंदे को ना किताबी कीड़ा बनना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं जी तुसी कमरे दे विच बंद हो जाओ, किताबां दा ढेर लगा होए, बस तुसी पढ़दे रवो, फिर जाके कामयाब होवोगे। ऐसा आपने भी किया है या क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ये कहें कि हम कोई मतलब ऐसा कोई अमल शुरू कर देते हैं किताबों के साथ, या कुछ इतने ज़्यादा किताबी कीड़े बन जाते हैं। एक फ़ेज़ आता है जब आपको किताबी कीड़ा बनना भी पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपको कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, परसिस्टेंस आपको होना पड़ेगा। आपने अगर जॉब के साथ सीएसएस करना है या कोई और काम करना है, तो आपको जो अपना एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें ज़्यादा एफ़र्ट पुट करनी पड़ती है। तो किताबी कीड़ा एक वो आखिरी फ़ेज़ होता है जब आपके एग्ज़ाम में 2, क्योंकि फ़रवरी में आपको पता है जैसे एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर आप दिसंबर में या नवंबर के एंड से किताबी कीड़ा बनते हैं, तो वो एक नेचुरल है। और ये खाली सीएसएस के लिए, कोई भी आपने इम्तिहान देना हो तो आखिरी जो 1-2 महीने होते हैं उसमें आपने किताबी कीड़ा बनना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको कंसिस्टेंसी और बड़ा परसिस्टेंट होना पड़ता है कि आप रेगुलरली अपनी पढ़ाई को करते रहें और अपना जो थोड़ा बहुत साथ-साथ काम है उसको करते रहें। आपने सर ये सारी तैयारी खुद घर में की है या फिर आपने कोई एकेडमी जॉइन की? मैं अकेडमी ना जॉइन नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी जॉब थी। जॉब के साथ आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जाने का टाइम तो होता था, लेकिन वापस आने का कोई टाइम नहीं होता था। तो अकेडमी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो टाइम वैक्यूम हो, आपके पास इतनी स्पेस हो और आपको पता हो कि मैं इतने बजे फ्री हो जाऊँगा। तो मैं किसी अकेडमी में नहीं गया, खुद से मैंने तैयारी की है। ज़रूर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने टीचर्स के साथ ज़रूर कंसल्ट किया था, एसेज़ भी चेक करवाए थे, और भी जो इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने की थी। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने किसी अकेडमी से प्रॉपर बैठ के और प्रॉपर जाके किया, तो वो मुझे टाइम और मेरी नौकरी इजाज़त ही नहीं देती थी कि मैं करूँ, तो वो मैंने खुद ही किया था।
सब इंस्पेक्टर अनवारुल हक मुकाबले का इम्तिहान पास करके अब किस ओहदे पर फाइज है और कहाँ पे? मैंने 2018 में सीएसएस का क्वालिफ़ाई किया था और मेरी पूरी पाकिस्तान में 108 पोजीशन है और मेरी जो एलोकेशन है वो है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप में। आप लोगों में से जो लोग देख रहे हैं उनको अगर मैं बताऊं कि एजी ऑफिस का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो जो एजी ऑफिस के मामलात होते हैं या पब्लिक फाइनेंसिंग के मामलात होते हैं, वो सारे आप ऑडिट रिपोर्ट्स भी पढ़ते होंगे कि ऑडिट रिपोर्ट्स आई और उसके अंदर बताया गया कि इतना जो है ना वो पब्लिक मनी इधर स्पेंड हुई और इसमें इतने ज़्यादा करप्शन या जो भी उसके फैक्टर्स होते हैं ऑडिट के। तो जो ये डिपार्टमेंट है जिससे पब्लिक मनी, पब्लिक फाइनेंसिंग, एजी ऑफिस, ऑडिट, तो ये सारा डिपार्टमेंट जो है मेरी एलोकेशन उस डिपार्टमेंट हुई है जिसको आसान अल्फाज में आप पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस कहते हैं। सर, वो तो आपने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया, किताबी मुकाबले का इम्तिहान। जो ज़िंदगी का मुकाबला है वो आपका कैसा चल रहा है? ज़िंदगी का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है और ज़िंदगी कभी मैं देखने वालों के लिए भी कहूँगा कि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन आपने ज़िंदगी के हर छोटे-छोटे लम्हात को एंजॉय करना है। वो जैसे कहते हैं कि लिव द मोमेंट, और अपने मोमेंट को एंजॉय करें। पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो उस पढ़ाई को भी एंजॉय करें। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको भी एंजॉय करें। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने करनी करनी है। अगर आप उसको शौक से, मोहब्बत से कर लेंगे तो वो आपको अच्छी लगेंगी और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन अगर आप हर चीज़ को मजबूरी समझकर और अपने ऊपर कोई जबन समझेंगे कि पता नहीं ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वो आप एंजॉय भी नहीं करेंगे, उसका आउटपुट भी नहीं आपको मिलेगा। तो उस मोमेंट को एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी में जो एम है उसकी तरफ गामज़न रहें। और अगर कहीं पर मुश्किल आए तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि अगर मुश्किल आती है और आप नाकाम हो जाते हैं तो आपको इस बात का शौर होना चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कोशिश ही नहीं करते और नाकाम हमेशा कोशिश करने वाला होता है। तो मेरा भी ज़िंदगी का सफ़र अच्छा है, कामयाबियाँ भी हैं, नाकामयाँ भी हैं, एक बैलेंस ज़िंदगी है। और कामयाबी के साथ कामयाबियों को एंजॉय करते हैं और नाकामी पे हम शुक्र अदा करते हैं और सब्र करते हैं। सब्र और शुक्र के साथ ही इंसान को ज़िंदगी। मतलब आपने ख्वाब देखा है तो उसकी ताबीर के लिए फिर आपको जागना भी पड़ेगा और आपको मेहनत भी करना पड़ेगी। इसमें तो मेरा ख़्याल है कोई दूसरी शक वाली बात ही नहीं हो सकती कि आप ये कहें कि अब कहते हैं वो ख्वाब जो वो नहीं होते जो आप बंद आँखों से देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आप खुली आँखों से देखते हैं। तो खुली आँखों का मतलब ही, ख्वाब देखने का मतलब ये होता है कि आपको अपने ख्वाबों को, उसको प्रैक्टिकली करने पे, उसको मटीरियलाइज़ करने के लिए आपको अपनी रातों की नींद को भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आधे से ज़्यादा आपने अपने ख्वाब पूरे कर लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो रहते हो? ख्वाब मेरा ख़्याल नहीं है कि आप कहें कि किसी के कोई 100% कंप्लीट होते होंगे। एक आपका ख्वाब, आप एक गोल अचीव कर लेते हैं, आपको देन अगेन वो जो है ना एक मंज़िल नज़र आने लग जाती है। तो लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फ़ाई हूँ कि जिस चीज़ की कोशिश की मैंने, जैसे आपको पहले कहा, जो चीज़ मिल जाए उस पे शुक्र अदा करना चाहिए और जो चीज़ ना मिले उस पे सब्र करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो वो आपके लिए बेहतर ना हो, आपका अल्लाह खुदा बेहतर जानता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जी अनवार भाई, जिनकी बातें आपने सुनी हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आप अपना जो भी मिशन बनाते हैं उसके लिए मेहनत तो फिर करना पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि आज की भी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी और नए किरदार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।